हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अपन थ्योरम्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। कल अपन ने साइक्लिक ग्रुप पढ़ा था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। आज जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरम्स ऑफ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो एग्जाम्स के अंदर आप बार बार रिपीट होती है, अपन उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली थ्योरम आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जैसे प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के केवल और केवल दो ही जनक होते हैं। ठीक है, इसको अपन यहाँ पे प्रूफ करेंगे। देखो यहाँ पर जो अपन ले रहे हैं, जो ग्रुप ले रहे हैं साइक्लिक ग्रुप, वो कैसा ले रहे हैं? अपरिमित ले रहे हैं, अनकाउंटेबल ले रहे हैं, इनफाइनाइट ग्रुप ले रहे हैं। तो इस इनफाइनाइट ग्रुप के लिए अपने कितने ग्रुप यहाँ पे कितने जो जनरेटर होंगे? दो ही, सिर्फ दो ही। ठीक है, केवल और केवल कितने होंगे? दो ही जनरेटर यहाँ पर हो सकते हैं। ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले मैंने माना जी एक अपरिमित चक्रीय ग्रुप है तथा ए इसका जनक है। ए जो है वो क्या है? इसका जनक है। ए अगर जनक है तो जी को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? जी मेरा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या अपन इसको इस बड़े कोष्टक के द्वारा भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ए इसका जो जनरेटर है तो ए इन्वर्स भी इसका जनरेटर होगा। ये अपन ने कल की एक प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा था कि कोई जो अपना साइक्लिक ग्रुप होता है उसका अगर ए जो होता है उसका जनरेटर है तो ए इन्वर्स भी उसका क्या होता है? जनक होता है। कल ये प्रॉपर्टी अपन ने कल की क्लास में प्रूफ की थी। तो इसका जो दूसरा जनरेटर होगा वो कैसा होगा? तो ए इन्वर्स पी जी का क्या होगा? जनक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कई केसेस में ऐसा होता है कि ए जो होता है वो ए इन्वर्स के बराबर में होता है, लेकिन अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है कि ए और जो ए इन्वर्स है वो क्या होंगे? दोनों डिफरेंट होंगे, तभी तो केवल दो ही जनक होंगे। तब अपन पहले तो ये प्रूव करेंगे कि ए जो है वो मेरा ए इन्वर्स के इक्वल नहीं है। ये तो पहले तो ये चीज़ प्रूव करनी होगी कि ए जो है वो ए इन्वर्स के इक्वल नहीं है। सेकंड चीज़ अपने को यहाँ पर ये प्रूव करनी होगी कि ए और ए इन्वर्स के अलावा इसका कोई भी जनक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन पहले ये चीज़ लेके चलते हैं कि अपन को पहले ये सिद्ध करना है। सिद्ध करेंगे कि ए तथा ए इन्वर्स अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न है। इनको डिफरेंट प्रेजेंट करना है, डिफरेंट यहाँ पर अपने को दिखाना है। तो पहले मैं मान लेती हूँ, जो अपने को इसमें हमेशा अपना कंट्राडिक्शन आ जाता है, विरोधाभास आ जाता है। अपन शुरुआत में जिस चीज़ को अपने को प्रूव करना होता है उसका उल्टा मान के चल लेते हैं। मैंने माना ए तथा ए इन्वर्स कैसा है? बराबर है। ए और ए इन्वर्स कैसा है? बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो उस कंडीशन में अपना क्या आ जाएगा? यहाँ पे स्टेटमेंट जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ए बराबर ए इन्वर्स, यही लिखूंगी मैं, ए बराबर ए इन्वर्स लिखूंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अगर मैं दोनों तरफ ए से क्या करवाती हूँ? दो ए ऑपरेट करवाती हूँ, तो इधर तो बन जाएगा ए स्क्वायर और इधर आ जाएगा ई। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए क्या आ गया मेरा? लेस देन इक्वल टू आ गया, जो कि कैसा आ गया? परिमित आ गया। और जो अपन लेके चल रहे हैं वो कैसा लेके चल रहे हैं? ए का जो यहाँ पर जो अपना ए जनक है वो सेट कैसा है? वो जी जो है वो कैसा है? एक अपरिमित है। ऑर्डर ऑफ ए परिमित होने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए कैसा हो गया? यहाँ पे परिमित हो गया। तो ऑर्डर ऑफ ए परिमित होगा और ए किसको जनरेट कर रहा है? जी को जनरेट कर रहा है। अपन ने ये लिखा था कि ए जो है वो किसका जनक है? जी का जनक है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ जी भी मेरा कैसा हो गया? परिमित हो गया। जबकि अपन तो क्या लेके चल रहे हैं कि जो अपना जी जो है वो मेरा कैसा ग्रुप है? अपरिमित ग्रुप अपन लेके चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ से ऑर्डर ऑफ जी मेरा कैसा आ गया? परिमित आ गया, यानी काउंटेबल आ गया। तो काउंटेबल आ गया मतलब ये क्या आ गया? विरोधाभास है।
जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है, जो कि विरोधाभास है, अतः जो हमने माना वो कैसा है, गलत है। जो हमने माना वह कैसा है, गलत है। इसका मतलब जो है ए जो होगा वो मेरा ए इन्वर्स के इक्वल है, नहीं होगा। अपन ने क्या मान के चले थे, अपन इन दोनों को डिफरेंट मान के चले थे, और इसका मतलब क्या आ गया, ए जो होगा मेरा नॉट इक्वल किसके होगा, ए इन्वर्स का। मतलब क्या हो गया, ए और ए तथा ए इन्वर्स जी के दो भिन्न भिन्न जनक हैं, अलग अलग जनरेटर हैं। ये तो अपन ने प्रूव कर दिया कि ये इसके दो क्या है, डिफरेंट जनरेटर है, अलग अलग जनक है। अब अपने को ये प्रूव करना है कि इन दो के अलावा यहाँ पे अपने को ये ना केवल दो ही जनक है, मतलब इन दो के अलावा कोई भी और जनरेटर इसका नहीं होना चाहिए। तो अपने को ये दिखाना है कि इन दो के अलावा कोई और जनक नहीं हो। इसके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे मान के चल लेती हूँ। मैंने ये मान लिया, वही विरोधाभास की वाली चीज़ को अपन यहाँ पे लेके चलेंगे। मैं ये इसका उल्टा मान के चलूँगी। मैं यहाँ मान के चलूँगी कि मेरा ए और ए इन्वर्स के अलावा भी यहाँ पे एक और जनरेटर है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या मान के चलेंगे, अब सिद्ध करेंगे कि ए तथा ए इन्वर्स के अलावा जी का कोई और जनक नहीं है, कोई और जनरेटर नहीं है। इसको सिद्ध करने के लिए पहले इसका उल्टा मान लेते हैं। तो मैंने माना ए तथा ए इन्वर्स के अलावा ए की पावर के भी क्या है, जी का एक जनक है, जनरेटर है। तो जी का जनरेटर है, तो ए बिलोंग्स टू जी को मैं ए के पूर्णांक के रूप में लिखूंगी ना। तो ए बिलोंग्स टू जी ए के की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि ए के जब जनरेटर होगा तो जनरेटर का मीन्स यही होता है कि जो एवरी एलिमेंट होगा उसको उसकी पूर्णांक घात के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो अपना क्या आ जाएगा, ए जो होगा वो क्या आ जाएगा, ए के की पावर एम की रूप में, जहाँ एम जो है वो मेरे किसको बिलोंग कर रहा है, जेड यानी इंटीजर्स को, यानी पूर्णांक को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ क्या करवा दिया, ए इन्वर्स ऑपरेट करवा दिया। यहाँ ये के को एम को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो के एम हो गया, और यहाँ पे ए की पावर -1 दोनों मैंने क्या किया, ए इन्वर्स को यहाँ पे ऑपरेट करवाया। जब अपन ने ए इन्वर्स को यहाँ पे ऑपरेट करवाया तो क्या आया अपना, इधर तो बन जाएगा ई, और इधर क्या आ जाएगा, ए की पावर के एम -1, यही आया। और जो कि कैसा है, परिमित है, यानी ऑर्डर ऑफ ए जो है वो मेरा फिर से क्या आ गया, परिमित आ गया। ऑर्डर ऑफ ए परिमित होने का सेंस क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ जी भी कैसा है मेरा, परिमित हो गया, जो कि क्या है यहाँ पे विरोधाभास है। तो अपन ने माना हुआ कैसा हो जाएगा, यहाँ पे गलत प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब ए और ए इन्वर्स के अलावा इसका कोई और जनक नहीं होगा, जो कि विरोधाभास है। अतः जो माना वह गलत है, अर्थात जी का ए तथा ए इन्वर्स के अलावा कोई और जनक नहीं होगा, कोई और जनक नहीं होगा। तो ये थ्योरम थी।
इस थ्योरम में सबसे पहले अपने को क्या करना था, सबसे पहले अपने को यहाँ पे ए को कोई जनरेटर लेके चलना था। ए जनरेटर हो गया तो ए इन्वर्स भी जनरेटर होगा, ये अपने कल की थ्योरम में प्रूव किया था। फिर ए और ए इन्वर्स को डिफरेंट प्रूव करना था। फिर उसके बाद में इसको इन दो के अलावा कोई और प्रेजेंट नहीं हो, इसके लिए अपन ने माना था कि ए के को एक और जनरेटर माना था, और उससे भी अपना क्या आ गया था, विरोधाभास आ गया था। इसका मतलब ए और ए इन्वर्स के अलावा इसका कोई और जनक नहीं होगा। तो ये तो थी अपनी पहली थ्योरम। एक और थ्योरम को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो थ्योरम है परिमित ग्रुप के बारे में, कि जो परिमित ग्रुप होता है, कोई भी जो परिमित ग्रुप होता है उसका जो ऑर्डर होता है उसके जनरेटर के ऑर्डर के बराबर ही होता है। यानी परिमित ग्रुप की कोटि और उसके जनक की कोटि कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है ना। तो सेकंड जो थ्योरम है वो है किसी परिमित ग्रुप, परिमित चक्रीय ग्रुप, अपन यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसके जनक की कोटि के बराबर होता है। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे सिद्ध करना है कि इन दोनों की कोटि कैसे दिखानी है, अपने को इक्वल दिखानी है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई ग्रुप लेंगे और उसका जनरेटर लेंगे। मैंने मान लिया, माना जी एक परिमित ग्रुप है, जी जो है वो मेरा कैसा है, परिमित ग्रुप है, तथा जो अपना नेक्स्ट रहता है इसमें ये है वो इसका क्या है, जनक है। ए इसका जनक है, तो जी के एवरी एलिमेंट को, ए की जो जी होगा उसके एवरी एलिमेंट को ए की पावर्स की फॉर्म में लिखा जाएगा, ए की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाएगा। तो मैं जो ये मेरा ए की पूर्णांक घात वाला जो है इसको मैं एक सेट मान लेती हूँ, एक सबसेट मान, सब ग्रुप मान लेती हूँ, एच मान लेती हूँ। ठीक है, माना जो मेरी एच की, ए की जितनी भी पूर्णांक घातें होती है उसको मैंने क्या मान लिया यहाँ पे 1 ए की पावर 2, इस तरीके से ए की पावर n इक्वल्स टू ई, ये मैंने मान लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने किसको माना है, ये ए की जो जितने भी पूर्णांक घातें हैं उसका मैंने एक सेट मान लिया एच। अब मुझे सिद्ध क्या करना है यहाँ पे, अगर मैं ये सिद्ध कर दूँ, यहाँ पे अपने को सिद्ध करना है कि जी बराबर एच, जी और एच जो है दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे, दोनों में अगर एलिमेंट्स की संख्या जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही तो क्या होते हैं, उनके ऑर्डर्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो गए इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर होते हैं, और इनकी कोटि भी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले मैंने इसको मान लिया। यहाँ पे अपन दो कंडीशन लेके चलेंगे। सबसे पहली जो कंडीशन होगी, m जो है लेस देन इक्वल n, पहला केस में ये लेके चलिए कि जो m जो h के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या है, m है, वो मैं लेस देन इक्वल n लेके चल रही हूँ। तो अपने को ही पता है अगर मैं m की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल n लेके चलूँगी, इसका मतलब h जो होगा वो मेरा सबसेट हो जाएगा किसका, जी का, क्योंकि H के अंदर देखिए n से सारे ही छोटे और बराबर एलिमेंट, n के बराबर एलिमेंट भी प्रेजेंट है और n से जितने भी छोटे एलिमेंट्स हैं वो किस में प्रेजेंट है, H में प्रेजेंट है। तो H जो होगा वो मेरा किसका सबसेट हो जाएगा, यहाँ पे G का सबसेट ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो था पहला केस, तो इसमें H सबसेट G हो गया। लेकिन अगर इसी का उल्टा केस ले लें, इसका दूसरा अगर अपन देखें कि जो मेरे m की वैल्यू है वो ग्रेटर देन n भी तो हो सकती है, कि m जो है वो मेरा n से बड़ा हो गया। तो m जब बड़ा हो गया तो m को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकती हूँ, विभाजन कलन विधि से। इसके बारे में अपन ने पहले भी एक थ्योरम, ग्रुप्स की कुछ थ्योरम्स में अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था, विभाजन कलन विधि। ठीक है, उससे अपन किसी भी एलिमेंट्स को इस तरीके से दो टुकड़े में बांट के लिख सकते हैं। तो अब इसको a पर ऑपरेट कराएं, a की पावर m
ए की पावर एन क्यू प्लस आर। अब इसको एन क्यू ए की पावर आर इस तरीके से तोड़ सकते हैं अपन दोनों को। और अब लिख लिया एन की पावर क्यू डॉट ए आर। ठीक है, अब इसको आगे अगर जब अपन सरल करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ए की पावर एम इक्वल्स टू अपना क्या आ जाएगा, ई की पावर क्यू डॉट ए की पावर आर। ई की पावर ई यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर अपन कुछ भी लेते हैं अपना 1 ही आता है। और ए आर, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये ए आर आ गया। ठीक है, इसका मतलब मैं ये लिख सकती हूँ कि ऑर्डर ऑफ ए जो होगा मेरा वो कैसा हो जाएगा, लेस देन इक्वल क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसका मतलब लेस देन इक्वल आर आने से जो मेरा जी होगा वो किसका सबसेट हो जाएगा, एच का। अपन ने जो पहला केस लिया था उसमें था एच सबसेट जी, और दूसरा जो केस है उसमें ये आ गया एच सबसेट सॉरी जी सबसेट जो है मेरा एच आ गया। इसका मतलब ये दोनों जब एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूफ करना था। जब ये दोनों बराबर हो गए तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच, यही तो अपने को प्रूव करना था। और एच जो है वो क्या है, यहाँ पे जी के जनरेटर का सेट है। ठीक है, जी का जो जनरेटर था, जी का जनरेटर अपन ने यहाँ पे ए को माना था, तो जी के जनरेटर का यहाँ पे सेट रहता है वो अपना एच रहता है। तो एच को अगर मैंने जी के अंदर मतलब जी में उतने ही एलिमेंट है जितने एच में एलिमेंट है, ये अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो इनके ऑर्डर्स भी अपने कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन। अगर इनमें कुछ डाउट होता है तो आप मेरे साथ क्लियर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्योर